हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 53 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग स्टार्ट किए थे फंडामेंटल राइट। और कल हम लोग आर्टिकल 20 तक पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर लिए। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और साथ साथ में नोट्स कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 21 को। क्योंकि लंबा है तो आज टाइम लगेगा। तो साथ साथ में आप लोग को नोट करते चलना है और साथ साथ में समझते चलना है। तो रेडी हो जाइए फटाक से आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टाइटल है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हेडिंग बनाइए साथ साथ में। अनुच्छेद 21 क्या टाइटल? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी। ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए क्या है? देखिए इसे। नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए। गैर नागरिक दोनों के लिए। इसमें क्या है इसका डेफिनेशन? तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। क्या है? किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित स्थापित प्रक्रिया द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। तो हम लोग देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की उचित प्रक्रिया क्या है। तो एक साइड लिखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और एक साइड लिखिए विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया क्या है? प्रोसीड्योर established बाय लॉ। बाय लॉ ये क्या है?
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आइए हम लोग नोट करते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और है विधि की उचित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से इसकी उत्पत्ति हुई है, और विधि की उचित प्रक्रिया कहां से उत्पत्ति हुई? यूएसए से। कहां से? यूएसए से। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। और इसका अर्थ होता है, इसमें क्या है, कानून स्वयं निष्पक्ष, न्यायसंगत, तर्कसंगत, प्राकृतिक न्याय के अनुरूप हो। तो इसमें हम लोग एक एक करके लिखते हैं। पहला पॉइंट में लिखते हैं कि इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश संविधान से। कहां से? ब्रिटिश संविधान से। और इसकी उत्पत्ति यूएसए के संविधान से, यूएसए संविधान से। इसका अर्थ देखें, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को, देखिए, किसी व्यक्ति को उसके 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 जीवन या स्वतंत्रता से, जीवन या स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा, कानून द्वारा केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और इसका अर्थ हम लोग देखें तो कानून स्वयं क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया। कानून स्वयं निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष, न्यायसंगत, न्यायसंगत, निष्पक्ष, न्यायसंगत, तर्कसंगत, तर्कसंगत एंड प्राकृतिक, प्राकृतिक न्याय के अनुरूप हो, अनुरूप हो। तीसरा अगर देखें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या है कि कानून का विधायिका द्वारा ठीक से पारित करना आवश्यक है। क्या इसमें? कानून को विधायिका द्वारा ठीक से पारित करना अनिवार्य है। इसमें क्या है? यह व्यक्तियों को कार्यपालिका और विधायिका दोनों की मनमानी कार्रवाइयों से बचाता है। यह व्यक्तियों को कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों की मनमानी कार्रवाइयों से बचाता है। क्या है? कार्यवाइयों
से बचाता है। चौथा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं यहीं पे, न्यायालय स्वयं कानून की निष्पक्षता या न्याय संगतता पर सवाल नहीं उठाता है। इसमें क्या है कि न्यायालय स्वयं कानून की निष्पक्षता या न्याय संगतता पर सवाल नहीं उठाता है, नहीं उठाता है। पांचवा में लिखते हैं, ये न्यायिक समीक्षा, इसमें न्यायिक समीक्षा सीमित है। इसका न्यायिक समीक्षा क्या है, सीमित है। यहीं फिर हम लोग चौथा लिखते हैं कि भारतीय संविधान में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। न्यायिक न्यायिक समीक्षा यहाँ क्या सीमित है, तो यहाँ व्यापक है, व्यापक है, जिससे न्यायपालिका जिससे न्यायपालिका कानून की मौलिक निष्पक्षता की जांच कर सकती है, मौलिक निष्पक्षता की जांच कर सकती है, कर सकती है। नोट करके लिखिए कि मेनका गांधी मामला, मेनका गांधी मामला कब हुआ था, 1978 में, के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों का मिश्रण, दोनों का मिश्रण अपनाया, लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया, उचित प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितना विभिन्न मामले हैं उसे हम लोग देखते हैं। क्या है, विभिन्न मामले, जैसे कि पहला हो गया AK गोपालन केस, AK गोपालन केस। इसमें क्या कहा गया था कि व्यक्ति का जीवित रहना राइट टू लाइफ यानी कि अधिकार है। इसमें बोला गया था व्यक्ति को जीवित रहना अधिकार है। दूसरा मामला है मेनका गांधी केस 1978, मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी कौन थी, तो संजय गांधी की पत्नी थी और इंदिरा गांधी की बहू थी। तो क्या बोला गया था इसमें कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि विदेश यात्रा का अधिकार है, यानी कि इसी में जोड़ा गया था विदेश यात्रा का अधिकार। और एक बात
और बोली गई थी कि गरिमामय पूर्ण तरीके से जीने का अधिकार। गरिमामय गरिमामय पूर्ण तरीके से जीने का अधिकार। मैं बोला था ना, व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, बट गरिमामय पूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। फिर तीसरा केस आता है, केवल की पॉइंट पकड़ना इसमें, श्रीपति दुबल महाराष्ट्र केस 1987। क्या है? श्रीपति दुबल महाराष्ट्र केस 1987। क्या बोला गया था इसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है। क्या? जीने के अधिकार, जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है। मरने का अधिकार शामिल है, शामिल है। फिर इसमें बताया गया कि आईपीसी के जो धारा 309 है वह इसे असंवैधानिक है। क्या है? आईपीसी के धारा 309 में बताया गया कि इसे असंवैधानिक बताया। क्या है? आत्महत्या अपराध, अपराध है और इसे असंवैधानिक बताया। ये असंवैधानिक है। फिर आगे केस होता है एक चौथा केस, पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ 1994 में एक केस आता है। क्या है? पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ, भारत संघ 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। पलट दिया अपना वचन, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मरने का अधिकार शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। फिर इसमें आईपीसी के धारा 309 में बताया गया, आईपीसी के धारा 309 में बताया गया कि आत्महत्या, आत्महत्या करना अपराध है और इसे संवैधानिक घोषित किया। इसे संवैधानिक घोषित किया। तो AK गोपालन केस में क्या है? व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार। मेनका गांधी केस में विदेश यात्रा का अधिकार, गरिमामय पूर्ण तरीके से जीने का अधिकार। श्रीपति दुबल महाराष्ट्र केस 1987 में बताया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। वहीं रतिनाम वर्सेस भारत संघ 1994 में बताया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। और ऊपर में बताया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है किसमें बताया? श्रीपति दुबल महाराष्ट्र केस में। और जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है किसमें? बात को पलट दिया फिर रतिनाम वर्सेस महाराष्ट्र संघ में। तो एक हम लोग देखते हैं इच्छा मृत्यु, यूथीनेसिया। क्या है? इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु।
यूथेनेसिया। क्या है? भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। क्या है? भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इच्छा मृत्यु का दो प्रकार है। क्या है ये? दो प्रकार क्या है? पहला है, पहला देखते हैं हम लोग सक्रिय इच्छा मृत्यु, दूसरा है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। पहला क्या है? सक्रिय इच्छा मृत्यु है एक्टिव, एक्टिव यूथेनेसिया। दूसरा है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया। सक्रिय और निष्क्रिय। तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट कि डॉक्टर, सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या है कि डॉक्टर जानबूझ करके जानलेवा दवा देता है जिससे जिसे हत्या माना जाता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या है? यदि व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित होता है तो वे और वो कोमा में रहता है तो वे जीवन रक्षक प्रणाली जैसे कि वेंटिलेटर को हटाने का अनुरोध कर सकता है, उसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। आर्टिकल 21 के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? फंडामेंटल राइट है। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अभी अवैध है। तो इसमें क्या है? डॉक्टर जानबूझकर जानबूझकर जानलेवा दवा, जानलेवा दवा देता है जिसे हत्या माना जाता है, जिसे हत्या माना जाता है। भारत में यह अवैध है। भारत में यह अवैध है। इसमें क्या है? यदि व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, क्या है? यदि व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, पीड़ित होता है या वे कोमा में, कोमा में है तो वे जीवन रक्षक प्रणाली, तो वे जीवन रक्षक प्रणाली जिसे वेंटिलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर को हटाने का अनुरोध करता है, अनुरोध करता है। और ये क्या है? आर्टिकल 21 के तहत ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। नोट करके लिखिए।
अदालत ने क्या, अदालत ने लिविंग लिविंग बिल को मान्यता दी है, जहां व्यक्ति जहां व्यक्ति लिख कर बता बता सकता है कि उसे किन परिस्थितियों किन परिस्थितियों में उसका इलाज उसका इलाज बंद कर दिया जाए। क्या है कि अदालत ने लिविंग विल को मान्यता दी है, जैसे कि अगर व्यक्ति असाइद रोगों से पीड़ित है तो वह लिख करके बता सकता है कि उसे किन परिस्थितियों में उसका इलाज बंद कर दिया जाए। तो पूरा हम लोग देखें। फिर आगे हम लोग देखते हैं दो प्रकार, सक्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। आगे हम लोग फिर देखते हैं आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्य अधिकार को शामिल किया गया है। क्या, आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्य अधिकार शामिल। इसमें अन्य अधिकार में क्या क्या शामिल किया गया है, नोट कर लेते हैं। बहुत सारा अधिकार इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि मानवीय गरिमा मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा पानी में रहने का अधिकार, आजीविका निजता आश्रय का अधिकार, मनपसंद साथी ढूंढने का अधिकार, उसके साथ रहने का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार, आजीविका अवसर सतत विकास का अधिकार। बहुत सारा तमाम अधिकार इसमें शामिल किया गया। तो हम लोग लिखते हैं, फटाफट नोट कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए अच्छे से। क्या है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा है प्रदूषण मुक्त हवा पानी में रहने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा पानी में रहने का अधिकार। तीसरा आजीविका निजता आश्रय का अधिकार। क्या है, आजीविका निजता आश्रय का अधिकार। फिर है स्वास्थ्य मुक्त स्वास्थ्य मुक्त स्वास्थ्य मुक्त मुफ्त मुफ्त स्वास्थ्य मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। पांचवा में लिख सकते हैं विदेश यात्रा का अधिकार,
विदेश यात्रा का अधिकार। छठा में लिख सकते हैं हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। सातों पॉइंट में लिख सकते हैं समय पर चिकित्सा का अधिकार। समय पर चिकित्सा का अधिकार। आजीविका अवसर सतत विकास का अधिकार। आजीविका का अधिकार, सतत विकास का अधिकार, सतत विकास का अधिकार हो गया। जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार हो गया। जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार हो गया। जेल में बेड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार हो गया। जेल में बेड़ी कोई न लगा सकता है, बेड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, विरुद्ध अधिकार है। 12 में ले सकते हम लोग 14 साल, तो 14 साल की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 13 में एकांत कारावास का अधिकार। एकांत कारावास का अधिकार। 14 पॉइंट में लिख सकते हैं त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। 7वां है बंधुआ मजदूरी का अधिकार। बंधुआ मजदूरी का अधिकार। 18 नंबर में है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। शयन का अधिकार है, सोने का अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है। सूचना का अधिकार है, क्या है? पारिवारिक पेंशन का अधिकार है। पारिवारिक पेंशन का अधिकार है। और 23 में है मनपसंद साथी से विवाह करने का अधिकार है। मनपसंद साथी से विवाह करने का अधिकार है आदि। तो इतना सारा अधिकार आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया है। तो एक और बचता है इसमें, हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21A को, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा फंडामेंटल राइट बना दिया। यानी कि जो पहले आर्टिकल 45 में था, डीपीएसपी में था, 0 से 6 साल तक बच्चों को देखभाल करना यानी कि निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था था, उसे अब आर्टिकल 21 में प्रतिस्थापित कर दिया गया और यहाँ पे 6 से 14 साल के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो किसमें आर्टिकल हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो हम लोग देखते हैं क्या है शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 बनाया, क्या है?
राइट टू एजुकेशन एक्ट तो 2009 बनाया। क्या इसमें व्यवस्था? 6 से 14 साल के आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। क्या है? 6 साल से 14 साल के आयु के 6 से 14 साल के एज तक के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। अनिवार्य शिक्षा। पहले ये कहाँ था? पहले डीपीएसपी में आर्टिकल 45 का हिस्सा था। का हिस्सा था। क्या था इसमें? कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल देखभाल करना था इसमें। अब इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्या किया गया इसमें? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 लाया गया और इसमें इसे क्या किया? आर्टिकल 21 ए जोड़ा और आर्टिकल 51 ए में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य जोड़ा। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा। क्या इसमें जोड़ा गया? कि माता पिता यानी कि अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। माता पिताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। माता पिता कौन? अभिभावक। अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। तो हम लोग पूरा आर्टिकल 21 को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। आई होप आप लोग सारा नोट किए होंगे। तो क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्या है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। हम लोग देखें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है और विधि की उचित प्रक्रिया जो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। इसका अर्थ क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कानून को विधायिका के द्वारा ठीक से पारित करना अनिवार्य होता है इसमें। और इसमें क्या है कि कानून स्वयं निष्पक्ष होकर, न्याय संगत होकर के, तर्क संगत होकर के प्राकृतिक न्याय के अनुरूप काम करता है। यह व्यक्तियों को कार्यपालिका और विधायिका दोनों की मनमानी कार्रवाइयों से बचाता है। कौन? विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा यह स्थापित थोपा गया प्रक्रिया है। क्या यह न्यायालय स्वयं कानून की निष्पक्षता या न्याय संगतता पर सवाल नहीं उठाता है? और यहाँ क्या है? भारतीय संविधान में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें क्या है? न्यायिक समीक्षा की सीमित है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है बट सीमित रूप से, और यहाँ न्यायिक समीक्षा होगी बट व्यापक रूप से, जिससे क्या होता है? न्यायपालिका कानून की मौलिक निष्पक्षता की जांच कर सकती है। मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोनों का मिश्रण अपनाए, लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया गया। हम लोग किसको अपनाए? ज्यादातर विधि की उचित प्रक्रिया को। फिर क्या है? विभिन्न मामला हुआ, जैसे कि एके गोपालन केस में क्या बोला गया? कि व्यक्ति को जीवित रहना अधिकार है। मेनका गांधी केस 1978 में विदेश यात्रा का अधिकार, गरिमा में पूर्ण तरीके से जीने का अधिकार शामिल किया गया। श्रीपति दुबल महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट बोला कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, बट आईपीसी के धारा
इसे असंवैधानिक बताया क्योंकि आत्महत्या एक अपराध है। फिर पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ 1994 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अब जीने का अधिकार है बट आप मर नहीं सकते। आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या अपराध है, इसे संवैधानिक घोषित किया गया। इच्छा मृत्यु भारत के सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इच्छा मृत्यु दो तरह के, सक्रिय एक है निष्क्रिय। सक्रिय में क्या होता है, डॉक्टर जानबूझ करके जानलेवा दवा देता है, जिसे ये भारत में क्या है, अवैध है। सक्रिय इच्छा मृत्यु भारत में अवैध है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। व्यक्ति अगर असाध्य रोगों से पीड़ित है तो वह वेंटिलेटर को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। किसमें, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में। अदालत ने लिविंग विल को मान्यता दी है, क्या दी है, कि जहां व्यक्ति लिख करके बता सकता है कि उसे किन परिस्थितियों में इलाज बंद कर दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट के इसमें अन्य अधिकार शामिल किया गया था, जैसे मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा पानी में रहने का अधिकार, आजीविका निजता आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, स्वास्थ्य मुक्त कानूनी सहायता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, समय पर चिकित्सा पाने का अधिकार, आजीविका चलाने का अधिकार, सतत विकास करने का अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी बनाने का अधिकार, जेल में बेड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, 14 साल की आयु तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, एकांत कारावास का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार, मनपसंद शादी साथी के साथ विवाह करने का अधिकार। ये सब किस में शामिल है, आर्टिकल 21 में। फिर आर्टिकल 21 ए में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया और 6 साल से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिया गया। पहले ये टीपीएसपी आर्टिकल 45 का हिस्सा था, जहाँ पे बताया गया था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करेगा राज्य, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को देखभाल करेगा। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 आता है, इसमें आर्टिकल 21 ये जोड़ता है, इसमें बताया जाता है कि 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गई, जो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 51 ये जोड़ा जाता है, जिसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। तो इस तरह हम लोग देखें, आज पूरा डिटेल से हम लोग आर्टिकल 21 देखें, तो आगे हम लोग कल देखेंगे 22। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।